नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के हालात पर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 12 अगस्त की दोपहर सभी दलों की एक बैठक बुलाई जा रही है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि सदन में कश्मीर पर कई बार चर्चा हो चुकी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, मगर मध्य प्रदेश के झाबुआ में जाकर बयान दे दिया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने सवाल किया कि क्या संसद और राजधानी दिल्ली से झाबुआ शिफ्ट हो गए हैं। इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने कश्मीर पर हर बार बयान दिए हैं, मेरा बयान अकेले का नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं उसमें प्रधानमंत्री की भावना होती है, क्योंकि कश्मीर के मसले पर हम लगातार आपस में बातचीत करते रहते हैं। राज्यसभा में कश्मीर के हालात पर काफी खुलकर चर्चा हुई। सरकार ने भी सबको सुना, विपक्ष ने भी खूब सुनाया और बाद में सरकार ने भी सुनाया, लेकिन यह सब तकरार के माहौल में नहीं, संवाद के वातावरण में हुआ। सदन ने एक मत से प्रस्ताव पास किया कि सदन कश्मीर के हालात पर चिंतित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। यह प्रस्ताव पास हुआ है। राजनाथ सिंह ने दूध, चीनी, फल, सब्जी की सप्लाई का आंकड़ा पेश कर उस नजरिए का खूब मुकाबला करने का प्रयास किया जिन पर अभी तक पैलेट गन से घायल चेहरे ही हावी थे। उन्होंने बताया कि 95% फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो चुका है। इन संकटग्रस्त दिनों में 30-32 दिनों में 34,000 क्विंटल चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 3,10,000 एलपीजी गैस सिलेंडरों की खूब बिक्री हुई है। घाटी में फल सब्जी की भी खरीद बिक्री कर्फ्यू में ढील देकर की जा रही है। सुबह होने से पहले दूध का वितरण भी हो रहा है, अखबार भी बंट रहे हैं। 14 जुलाई से लेकर आज तक आवश्यक वस्तुओं को लेकर 5600 ट्रक घाटी में पहुंच चुके हैं। यही नहीं, 5 लाख मरीजों का ओपीडी में इलाज किया गया है। 8,000 छोटी बड़ी सर्जरी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 5600 ट्रक की संख्या तो बता दी, लेकिन मौजूदा तनाव से पहले घाटी में पहुंचने वाले ट्रकों की संख्या कितनी थी ये नहीं बताई। मेरी नजर इन्हीं सब बातों पर ज्यादा पड़ जाती है। एनीवे, कश्मीर की बहसों में रणनीतिक और कूटनीतिक जटिलता इतनी हावी हो जाती है कि हमारे जैसे लोग घबरा जाते हैं। मेरी राय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परचून से लेकर पेट्रोल तक की लिस्ट बनाकर विपक्ष के हाहाकारी भाव को मात दी है। पहली बार लगा कि जरूरी चीजों की आपूर्ति की जानकारी हमें कश्मीर समस्या की गंभीरता को लेकर आश्वस्त कर सकती है कि जब तक इन सामानों की सप्लाई ठीक है तब तक बहुत छाती पीटने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह किसी सवाल से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि पैलेट गन के विकल्प के लिए कमेटी बना दी गई है जो 2 महीनों में राय देगी, मगर पहले भी सुरक्षा बलों को इसके इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए थे। यही कारण है कि घायलों में सुरक्षा बलों की संख्या नागरिकों से ज्यादा है। 4,515 सुरक्षा बल घायल हुए और 3,356 नागरिक घायल हुए हैं। यह आंकड़ा सुरक्षा बलों के संयम का गवाह है। विपक्ष के सांसद कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। बीजेपी के सांसद और गृह मंत्री ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर खास तौर से जोर दिया। शायद इलाके की भौगोलिक विराटता के संदर्भ में इस समस्या को पेश करने की पीछे कोई खूबसूरत और नई रणनीतिक समझ होगी। कई दिनों से व्हाट्सएप पर भी इस तरह के कुछ मैसेज चल रहे थे कि लद्दाख और जम्मू को शामिल कर दें, तो इस वक्त जो इलाका प्रभावित है वो काफी मामूली है। सोशल मीडिया खुद को काफी गंभीरता से लेता है, मगर गृह मंत्री की बातों से लगा कि कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया में चल रही बातों को वो बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सरकार से पूछा कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहता है, हम क्यों नहीं पाक अधिकृत कश्मीर की मांग करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अब जब भी बात होगी पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। कश्मीर पर मोटी मोटी किताबें लिखने वाले विद्वान ही बता सकते हैं कि सरकार की नीति में यह कोई शिफ्ट आ गया है या ऐसे ही कहा गया जैसे कह दिया जाता है। तो आपने कब सुना है, आप ये भी याद कीजिए। हम आपको आज की बहस का कुछ हिस्सा सुनाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि सदन में किस तरह से लोग अपनी बात रख रहे थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। लेकिन कश्मीर जो है वो फिरका परस्त नहीं है, सेकुलर है। तो आज वही कश्मीरियत और इंसानियत का जो खात्मा किया है या जा रहा है, दैट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू डेमोक्रेसी बट थ्रू द बैरल ऑफ द गन। जम्मू कश्मीर आज एक सेंसिटिव स्थिति में है और इसलिए आवश्यकता यह है कि ये सदन उसके संबंध में जहां तक संभव हो एक आवाज में बोले। कश्मीर को उन फूलों और वादियों और हवा के लिए प्यार मत करो। कश्मीर को उन पहाड़ी और दरियाओं के लिए और झरनों के लिए प्यार मत करो।
उनके लोगों से, उसमें बसने वाले लोगों से तो कोई प्यार करे। मैं कश्मीर के नौजवानों से भी और वहां की जनता से भी एक अपील करना चाहता हूं। कभी कभी वहां पर आईएस के झंडे फहराए जाते हैं, कभी कभी दिखाए। आईएस ने क्या किया है डिप्टी चेयरमैन सर? इस्लाम में यकीन करने वाले लोगों का ही सरेआम कत्ल किया। इस्लाम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी की गर्दन उतार लो, किसी की जिंदगी ले लो, किसी के दिल को चोट पहुंचाओ। ऐसे लोग जो झंडा फहराते हैं, मैं समझता हूं कि वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा। इसलिए मैं कश्मीर के लोगों से भी विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं, ऐसा जो करने वाले हों, ऐसी हरकत करने से उन्हें रोकें। बुरहान वानी is more dangerous on, or was, thankfully, was more dangerous on the internet than he was on the streets. And Burhan Wani may be more dangerous dead than he was alive. हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। मैं कहता हूं अभिन्न अंग है तो पैलेट गन जो है वो बाकी किसी देश के इलाके में क्यों नहीं चली? क्यों नहीं चली? ये जो हरियाणा है, यहां तो क्या नहीं हो गया, लेकिन पैलेट गन हमने वहां नहीं चलाई। Is it not our job to shame Pakistan in the international fora? To tell them how they are interfering in our independent affairs of our country? When you want to wish happy birthday, you suddenly land in Islamabad. And then after that you stop all these talks. दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। बात करने का कोई सवाल ही नहीं। कश्मीर पर चर्चा ही चर्चा हो रही है। मौजूदा समस्या के संदर्भ में कहा गया शुरू में कि चर्चा ही नहीं हो रही है। इस चर्चा का हासिल क्या हुआ? क्या वो बात पहुंची लोगों तक जिसकी कमी का एहसास कराया जा रहा था? बात हो रही थी। जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को गृहमंत्री से दिल्ली आकर मुलाकात की और कहा भी कि जैसे वाजपेयी के समय में बातचीत का दौर चला, अपनापन बढ़ाने का प्रयास हुआ, मुझे लगता है कि फिर से वैसा ही करने की जरूरत है। हमें लोगों के घाव भरने की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच पुल का काम कर सकता है अगर सही तरीके से बातचीत शुरू की जाए तो। यह महबूबा मुफ्ती का कहना था। हमारे साथ अजय शुक्ला हैं प्राइम टाइम में बात करने के लिए, रक्षा विशेषज्ञ, और सुजात बुखारी साहब हैं कश्मीर टाइम्स के वरिष्ठ संपादक हमारे साथ। अजय, जो आज बात हुई, जो मैं जितना भाषण देख रहा था, तमाम सदस्यों ने ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे कहने के लिहाज से नहीं की। आजादी के सवाल को भी उठाकर शरद यादव ने भी बताया या सीताराम येचुरी ने भी बताया कि इतने सारे पहले भी इस तरह के आंदोलन अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं। लेकिन जो भी सदन के अंदर से जो आवाज आई, क्या कश्मीर के लोग उसे सुनते हुए महसूस कर पाए होंगे कि ये उनके बारे में बात हो रही है, और जो वो महसूस करते हैं वही ये लोग बोल रहे हैं? आप बिल्कुल जो सेंट्रल बात है उस पे आए हुए हैं। जो लोग बोल रहे थे, जो लोग कह रहे थे सदन में आज, वो इतना महत्व नहीं रखता है जितना ये रखता है कि 5 घंटों के लिए भारत के पार्लियामेंट ने कश्मीर के ऊपर बातचीत की, और कश्मीर के स्ट्रीट्स के ऊपर ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आज तक जो है पिछले 2 सालों से और उससे पहले भी कई सालों से कश्मीर के अंदर ये बात महसूस हो रही थी लोगों को, और इस पे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था लोगों को कि नई दिल्ली जो है वो कोई चिंता नहीं करती है कश्मीर के बारे में। जब हम लोग निकलते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लोग मारे जाते हैं, तब जाके जो है नजर आती है, उसके बाद में लोग सब भूल जाते हैं और बात जहां थी वहां पहुंच जाती है। अब जो है फिर पत्थरबारी हुई है, फिर रायट्स हुए हैं, फिर बातचीत हो गई है। तो सबसे पहली बात यह है कि कश्मीरियों को यह महसूस हुआ होगा आज कि कम से कम नई दिल्ली ने हमारी तरफ नजर डाली है। आई बात कि होम मिनिस्टर ने
गृह मंत्री ने क्या बोला, आगे जाके क्या उम्मीद कर सकते हैं नई दिल्ली से। और कई बातें पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी बातें हुई। हम सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जो भी हो रहा है पाकिस्तान का हाथ इसमें हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व इस बात में है कि गृह मंत्री ने यह बोला है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग ने 12 अगस्त को कश्मीर के ऊपर बातचीत करनी है, यहां मीटिंग होगी, बातचीत होगी और आगे जाके ऑल पार्टी मीटिंग हो सकता है या ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर की तरफ जाए। ये जो है ये बहुत अच्छा असर डालेगा श्रीनगर और बाकी कश्मीर के शहरों के जमीन के ऊपर। तो मैसेज जो है इतना 2 पॉइंट मैसेज चला गया कि हम बात करने आ रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं, हमारी नजर आपकी तरफ है और आप आगे जाके कुछ उम्मीद कर सकते हो कि नई दिल्ली की तरफ से कोई इनिशिएटिव आएगा। सुजात, मैं जानना चाहता हूं, कायदे से तो आज तमाम कैमरे कश्मीर की अलग अलग जगहों में, वादियों में लगे होने चाहिए थे और जिस तरह से मन की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो बहुत सारा दूरदर्शन का कैमरा गांव मोहल्लों में होता है, तो वैसा ही कैमरा वहां लगा होता और पता चलता कि कश्मीर के लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। पर क्या आप कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि जो अजय कह रहे हैं कि एक संकेत यहां से दे दिया गया कि हम बात कर भी रहे हैं और उनकी अपने पैलेट गन्स को लेकर भी खुलकर चर्चा हुई है, ऐसी बात नहीं कि कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा था, खुल के बात की गई कि हरियाणा में इस्तेमाल नहीं किया गया, कश्मीर के लोगों पर क्यों इस्तेमाल किया गया है। और वहां पर सर्वदलीय बैठक की जो पूरी टीम है, सांसदों की टीम जाएगी तो जाहिर है लोगों से बात करेगी। क्या बात करेगी ये स्पष्ट मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये नजरिया या ये इरादा जाहिर करना इस वक्त काफी है क्या? देखिए रवीश, मैं अजय के साथ पार्टली एग्री करता हूं कि आज पार्लियामेंट में 5 घंटे तक बहस हुई कश्मीर के बारे में और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा बोला, पैलेट गन्स के बारे में बात की और कंपैशन के साथ बात की। और सही बात है कि पार्लियामेंट में बात हुई और कश्मीर को थोड़ा अटेंशन मिल गया, लेकिन ये अटेंशन 1 महीने के बाद मिला जब हमारे 60 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो घायल हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ पार्लियामेंट में बात करने का नहीं और 12 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पुराना मसला है, वो ये कि दिल्ली का जो कश्मीर के हवाले से जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी वो तो तकरीबन अगर आप समझेंगे तो वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो कोई भी उन्होंने एफर्ट्स पीछे माजी में किए हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इसीलिए मैं आज इसलिए मैंने कहा कि मैं अजय से सहमत हूं कि एक मैसेज है कि पार्लियामेंट में बात हो रही है और लोग कहते हैं कि लोग जख्मी हुए, बाकी चीजें हैं, इससे एक संदेश मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मसला है वो ये है कि आगे क्या होगा, आगे किस तरह की बातचीत होगी, क्या उसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या वो वही होगा जो 2010 में इंटरलोक्यूटर्स को बनाने के बाद उनकी जो रिपोर्ट थी उसको डिसोन किया गया, या उससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप। आज जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी पार्लियामेंट में, ये तो उन्हीं के सारे बोए हुए बीज हैं कि यहां पे जो भी प्रॉब्लम है। तो अगर उन्होंने शायद 2010 में उस इंटरलोक्यूटर्स, मैं नहीं कहता हूं कि सारा मसला हल हुआ होता, क्योंकि यहां पे लोग आज आजादी की मांग कर रहे हैं, तो ये सारा मसला हल नहीं हुआ होता, लेकिन एक थोड़ा सा एक एतबार पैदा होता दिल्ली का कश्मीर के तई। और मैं समझता हूं कि आज अगर दोबारा खुदा न खास्ता इस किस्म की परेशानी से जो हम आज जूझ रहे हैं, ये परेशानी होती तो शायद कोई क्रेडिबिलिटी होती। वही देखना है कि मुझे लगता है, इसीलिए मैं ज्यादा इस पे उतना एक्साइटेड नहीं हूं कि बात हुई और मीटिंग हो जाएगी। ये मुझे लगता है रवीश कि हमें वेट करना चाहिए कि 12 को क्या होगा और उसके बाद किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सबके भाषण को सुनते हुए और आप विशेषज्ञ लोगों के लेखों को पढ़ते हुए अखबार में, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे प्रस्ताव में सरकार कहती है कि कश्मीर हमारा है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता, इसे कोई ले नहीं सकता। कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं ले सकता उसकी बात नहीं है, मतलब कोई नहीं ले सकता है, ठीक। दूसरी तरफ हम आपसे बात करना चाहते हैं, चिंतित करना चाहते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा बीच में वो कौन सी बात है जो आप लोग करना चाहते हैं, कश्मीर की आवाम आपके जरिए हिंदुस्तान से करना चाहती है,
या जो यहां के सांसद जाएंगे तो वो भी क्या चीनी की सप्लाई, गैस की सप्लाई, इसकी शिकायत करेंगे, या कोई एक ठोस राजनीतिक बात है जिस पे लोग अब बात करना चाहते हैं? वो बात क्या है? वही मैं वही कह रहा हूं कि मसला राजनीतिक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। वही मैं इससे पहले भी कह रहा था कि भाई अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कोई कंडीशन ना रखें, किसी कंडीशन के बगैर बात करनी होगी और बात पॉलिटिकल मसले पे होनी चाहिए, राजनीतिक मसले पे होनी चाहिए। क्योंकि यहां पे आज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनका जो स्टैंड है वो भी वही कहते हैं कि भाई 1947 में जब इलाक हुआ था तो वो आर्जी इलाक था, उसके बाद जो वादे किए गए वो सारे वादे नहीं निभाए गए। ये तो वो लोग कहते हैं जिनको बजाहिर एक्सेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो लोग ये कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं, तो जो आम नागरिक है यहां पे वो भी कहता है, वो कहता है तो उमर अब्दुल्ला भी यही कहता है, मैं भी वही कहता हूं कि इस मसले को सुलझाओ। तो इसको जब तक आप पॉलिटिकल अप्रोच ना अपनाएंगे, पॉलिटिकल अप्रोच से ना देखेंगे इसको, ये आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट को ना पढ़ें कि जो स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है कि हैंडफुल लोग हैं, बाकी है, वो है, ये है। इनको खुले जहन से बात करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि कश्मीरी कभी बातचीत के खिलाफ नहीं रहा है। ठीक है अजय, जिस तरह से अभी शुजात कह रहे थे कि शर्त नहीं होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि जो सदन का प्रस्ताव है वो शर्त के साथ शुरू होता है कि हम कश्मीर किसी को नहीं देंगे लेकिन हम आपसे बातचीत करेंगे? उनकी बात से ऐसा लगता है कि वो आज़ादी पर बात करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे किसी राजनीतिक दलों ने ये बात तो नहीं की कि आज़ादी के सवाल पर उनसे बात की जा सकती है? जो बातें सदन में होती हैं और जो बातें डायलॉग टेबल पे होती हैं सेपरेटिस्ट के साथ, ये दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। सदन में जैसे कि नागालैंड से जब हम लोग बातें कर रहे थे, सदन में हम ये तो कहते थे कि नागालैंड जो है भारत का एक अटूट अंग है, लेकिन जब सेपरेटिस्ट के साथ बात शुरू होती है तो फिर ये बातें जो है शुरू होती हैं कि आप संविधान के तहत में जो है बात कीजिए, ये हम दे सकते हैं, ये हम नहीं दे सकते हैं, जो एक और झंडा ले लीजिए या एक ही झंडे से काम चला लीजिए, ये सब। जी हाँ, और एक किस्म से सेपरेटिस्ट जैसे हम लोग डायलॉग टेबल पे आए हैं कहते हुए कि हम सिर्फ संविधान के तहत बात करेंगे, वैसे वो भी डायलॉग टेबल पे आए हैं ये कहते हुए कि हम सिर्फ आजादी के बारे में बात करेंगे। डायलॉग यही तो होता है, ये दो बिल्कुल अलग पोजीशनों को ब्रिज करना, एक एग्रीएबल सोल्यूशन लाना। और ये हिंदुस्तान ने, भारत ने कई बार किया हुआ है, नागालैंड के साथ किया हुआ है। आज सदन के सदस्यों ने, कई लोगों ने याद दिलाया ऐसे कई घटनाओं के बारे में। और कश्मीर में चाहे जितना जो है गुस्सा हो स्ट्रीट्स के ऊपर, चाहे जितना लोग आजादी की मांग करें, ये देखते हुए कि वो भारत के नुमाइंदों के साथ टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि भारत के नुमाइंदे आजादी नहीं दे सकते हैं उनको, ये भी एक कहानी बताती है। यस, पर एक बात बताइए कि जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका का जोर है, अभी जो वहां पर स्थिति है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित स्थिति है जो कश्मीर में है? और जिस तरह से सरकार समस्या से भाग रही है, या वो तो तय है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है, पर उस पर बार बार चिन्हित करके, पॉइंट आउट करके उसको क्या मिल रहा है? क्या वो बात कर रही है उन लोगों से? जो भी कह रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ने आग लगाया है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो बहुत सालों से कश्मीर में नहीं गया है, मेरी तरह कभी नहीं गया है, मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा। मैं पिछले हफ्ते कश्मीर में था। जितना गुस्सा वहां पे जमीन के ऊपर है वो पाकिस्तान ने नहीं भड़काया है, पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान उसका बेनिफिट ले रहा है। और पाकिस्तान जो आग चली हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान जो है पेट्रोल छिड़क रहा है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की गलती है और पाकिस्तान ने सब कुछ साथ किया, ये तो एक तो कश्मीरियों की बेइज्जती है। ये तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीरी अपना कुछ नहीं कर सकते हैं अपने आप।
पर वो भी दरकिनार नहीं कर सकते शायद उनकी भूमिका को भी, जिस तरह से एक ये सरकारी, जो है हाँ, ये एक 80% इंटरनल प्रॉब्लम और 20% बाहर से जो है ये बात भड़काया। पर एक बात बताइएगा, मुझे बहुत दिलचस्प लगा राजनाथ सिंह का ये बयान, 34,000 क्विंटल चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन, दूध का डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कश्मीर की समस्या को इस नजर से कभी नहीं देखा। अगर ट्रक गैस की सप्लाई ठीक होती रहे तो कश्मीर ठीक है। फिर क्या वो ये कह रहे थे कि ये दंगे शुरू होने से पहले चीनी और गैस पहुंच नहीं रहा था कश्मीर में? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि सामान्य हो गया, लेकिन ये सब हो रहा है। 5 लाख लोग ओपीडी में जा रहे हैं, 5600 ट्रक वहां पर घाटी में गए हैं। यही दिल्ली का कई सालों से ये प्रॉब्लम है, कई डेकेड से ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि ये एक डेवलपमेंटल मुद्दा है, ये एक इकोनॉमिक मुद्दा है। नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक तौर पे इसको डील करना। मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे आसान है। कश्मीर को आप लोगों ने इतना जटिल बना दिया है कि मैं 3,10,000 एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई से अब मैं कश्मीर को समझना चाहता हूं। पर सुजात साहब, मुझे सचमुच मजा भी आया सुनते हुए कि कोई इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू को, मतलब चीनी के और पूरा राशन के दुकान के सप्लाई से, मतलब हमारे नेताओं में मानना पड़ेगा। लेकिन सुजात, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन भाषणों में राजनाथ सिंह ने इस बात पे भी जिक्र किया कि सुरक्षा बल ज्यादा घायल हुए हैं और वो लगातार उनके आंकड़े दुरुस्त होते जा रहे हैं, और वो उन्होंने बताया कि संयम के आदेश दिए गए थे, वरना इतने लोग, सुरक्षा बलों के जो लोग हैं वो सिविलियंस की तुलना में ज्यादा घायल नहीं होते। क्या आपको लगता है? और एक दूसरी बात जो उन्होंने कही कि कभी कभी, उस पर जोर दिया उन्होंने, कभी कभी व्हाट्सएप के मैसेज की दुनिया में तो कुछ और चलता है, कभी कभी आईएसआईएस का झंडा लोग फहरा देते हैं, लहरा देते हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से वो एक संवाद की भी प्रक्रिया है। कश्मीर के लोगों से इनकी क्या शिकायत है? मुझे लगा कि एक छोटी सी शिकायत गृह मंत्री ने भी की है इस पे। मैं इस पे और क्या कहूंगा, आपने खुद ही कहा कि अब तो पहले तो कश्मीर का मसला जो है वो राजनीतिक मसला है, लेकिन अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती आ रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है। अब आप जैसा कह रहे हैं और अजय ने भी कहा कि आप ये कहते हैं कि ये चीनी और गैस का मसला है, तो अब इससे ज्यादा और क्या कंटेम्प्ट हो सकता है कश्मीरियों के साथ। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये आंकड़ों की बात नहीं कि कितने वहां कहां से जख्मी। उन्होंने जब वो 24 जुलाई को यहां आए थे तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि 2000 से जायद सीआरपीएफ के लोग घायल हुए और 1100 से जायद पुलिस के लोग घायल हुए। लेकिन मुझे एक जर्नलिस्ट की हैसियत में हमने बड़ी कोशिश की कि हम अस्पतालों में जाएं और वो सीआरपीएफ के उन लोगों को देखें और पुलिस के इतने लोगों को घायल देखें वहां पे। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि वो घायल नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो अस्पतालों में नहीं दिखे वो लोग जो जिनका उन्होंने जिक्र किया, बल्कि अगर आप उसके कंट्रास्ट में देखें कि सिविलियंस जो हैं वो यहाँ के अस्पतालों में पड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि पिछले 10-15 दिन में फर्क हुआ है और वायलेंस कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लास्ट फ्राइडे को ही 3 लोग मारे गए थे और 500 के करीब लोग जख्मी हुए थे। तो अगर उनका ये है कहना कि उन्होंने रेस्ट्रेंट का जो ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अमल हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम मर रहे हैं ना। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर वो रेस्ट्रेंट करे तो उससे शायद हालात को और सुधारने में मदद मिलेगी। मैं और दूसरी बात, हालांकि अजय ने बड़ी अच्छी तरह से बात की और मुझे उसमें एडिशन करने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान का ताल्लुक है कि सारा पाकिस्तान करता है, मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान को उस चीज के लिए शायद ज्यादा क्रेडिट देते हैं जिसका वो शायद कैपेसिटी उनके पास नहीं है वो करने की। ये होम ग्रोन एक मामला है और वो इसको एनकैश कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक आईएसआईएस के झंडों का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई बहुत बड़ी उतनी जबरदस्त खतरनाक बात है, क्योंकि छोटे बच्चे उठाते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कहीं देखते हैं, और वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का एक जरिया है। उसको हम शायद ये ना माने कि यहां सारे लोग जो हैं, यहां का जवान जो वो आईसिस की तरफ जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो भी, उसका भी ताल्लुक इसी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को लेके, इस डिस्प्यूट को लेके, उस फ्रस्ट्रेशन के साथ है, जो फ्रस्ट्रेशन आज एक आम नागरिक और खास तौर से एक जो जवान है उसमें है। तो अजय, क्या सुजात ये कह रहे हैं कि लड़के आईएसआईएस के झंडे गुस्से में दिखा देते हैं, चिढ़ाने के लिए दिखा देते हैं, जितना उनका यकीन नहीं है? ये भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन ये भी बात
और ये एक बहुत वरिंग बात है कि ये पिछले कई सालों से कश्मीर में कट्टरपंथी जो है बढ़ जगह रही बनाते है। जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एक वजह है निराशा। आप चाहे गाजा में देखें, चाहे पैलेस्टाइन में देखें, चाहे जहां जहां जो है बहुत एक पॉपुलेशन को सप्रेस किया गया हो और बहुत निराशा जो है बढ़ती है, वहां कट्टरपंथी आना शुरू हो जाता है। पर एक संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख कह के मतलब क्या है? मतलब इस समस्या के संदर्भ में उसका भौगोलिक विस्तार बता के ये कहा जा रहा है कि वो छोटे इलाके में, आबादी के इतने प्रतिशत इलाकों में, ये राजनीतिक कूटनीतिक समझ का व्हाट्सएपीकरण है, मतलब आप जो अफवाह फैलाने के लिए करते हैं। देखिए, जो लोग जो है जो ये कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि ये जो है बहुत एक छोटा प्रॉब्लम है, वो जमीन के साइज को देख रहे हैं। या सिर्फ व्हाट्सएप में ही घुस गए मतलब। हाँ, लद्दाख जो है आधा टेरिटरी कवर करता है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन सिर्फ 2 या 3% पॉपुलेशन है। कश्मीर घाटी जो है वो एक 10% के करीब है, लेकिन उसमें 70% पॉपुलेशन है या 60%, मैं एग्जैक्ट फिगर में भूल रहा हूँ। लेकिन यहाँ या हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो है पॉपुलेशन जरूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पहलू पर चर्चा करने के लिए, कुछ हमारे मेरा भी ज्ञानवर्धन करने के लिए। 12 तारीख को देखेंगे कि ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक में क्या नतीजा निकलता है। इसके बाद हम बढ़ते दूसरी चर्चा की तरफ। सांसदों की इतनी कम सैलरी 50,000 मुश्किल से है, इसलिए जो उसको कमेटी ने रेकमेंड किया, तो सांसद लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए। ये तो बहुत ही कम है। किस तरह का खर्चा सांसद दिल्ली में रहते हैं, इतना खर्चा होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके लोग आते हैं, उनका देखना मतलब इतना खर्चा सांसदों को होता है। वो भी इंसान है। आप अफसरों की तनख्वाह 2.5, 3 लाख कर रहे हैं और सांसदों कहते हैं हजारों में रहो। एमपी की सैलरी के बारे में आप ये ना छोड़िए, एमपी लोग खुद बैठकर तय करेंगे उनकी सैलरी क्या होगी, ये बिल्कुल गलत होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो तनख्वाह जो होता है उससे 1 रुपया ज्यादा अब एमपी का रखिए, तब बढ़ाने की बात कुछ आती नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब भी वो बढ़ती है वो सैलरी, उसके आधार पर ये भी बढ़ेगी। बहुत से ऐसे एमपी, माननीय एमपी हैं, सांसद हैं, जिनका और कोई साधन नहीं होता है, तो आज 3 इस्टेब्लिशमेंट रखने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो अच्छा रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बढ़नी चाहिए। सांसद का पैसा है या क्षेत्रीय मद का जो पैसा है जो हम लोगों को विकास के लिए मिलता है, ये बिल्कुल ही कम है। क्योंकि हर स्टेट में जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका सैलरी भी ज्यादा है और उनका विकास मद भी ज्यादा है। सारे गरीब सांसद अपनी सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। मौजूदा लोकसभा में 442 सांसद करोड़पति बताए जाते हैं। एक सांसद की संपत्ति 683 करोड़ है। एक सांसद ऐसे भी मिले जिनकी संपत्ति के आगे 34,000 रुपया सिर्फ लिखा हुआ है। यह खुशी की बात है कि गरीबी की बात करते करते हमारे नेता संसद में गरीब नहीं रहे। राज्यसभा में इसी जून में 57 नए सदस्य आए। इनमें से 55 करोड़पति हैं। जो सबसे अमीर सांसद है उनकी संपत्ति सिर्फ 252 करोड़ की है। यह सब तो है, लेकिन क्या इस आधार पर सांसदों का वेतन तय होना चाहिए या हो सकता है? अगर होना चाहिए तो फिर जो गरीब और साधारण सांसद हैं उनके लिए क्या अलग से वेतन तय होना चाहिए? हमारे सांसद आपकी और सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अधिक वेतन की जरूरत है। सरकार उनकी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए रेल से लेकर हवाई किराया भत्ता तमाम देती है। फिर भी एक सांसद की जरूरत को समझने के लिए हमें उसकी भूमिका के बारे में भी ठीक से समझना चाहिए, जो हम कई बार नहीं जानते कि एक सांसद को क्या क्या करना पड़ता है। जिस लोकसभा में 100 हफ्ते में 100 कानून बना देने का दावा किया गया, उसी लोकसभा से हमारे सांसद अपने वेतन वृद्धि का कानून पास नहीं करवा पा रहे हैं। उनसे पहले दिल्ली के विधायकों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, मगर केंद्र से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। नतीजा, दिल्ली वाले विधायकों को पुराना वेतन ही मिल रहा है। तेलंगाना के विधायकों ने अपनी सैलरी खूब बढ़िया से बढ़ाई है और अपने बारे में अच्छी तरह से सोचा और विधायकों की सैलरी 2.5 लाख तक की कर ली। महाराष्ट्र में भी विधायकों की सैलरी अब 75,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए तक हो गई है। जब नए सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है तो पूछिए ना अपने विधायकों और सांसदों से कि वो कैसे पेंशन ले रहे हैं और खुद अपने पेंशन को कैसे बढ़ा रहे हैं। यह सवाल हर कर्मचारी को अपने प्रतिनिधि से पूछना चाहिए। बुधवार को सांसद अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के पास गए।
पीएम ने उन्हें खर्चे कम करने की नसीहत दी, वो खुद भी बहुत कम खर्चा करते हैं। जब उन्हीं की पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में इस नीति पर अमल नहीं करती है और सैलरी बढ़ा लेती है, तो वे नसीहत सांसदों को कैसे दे रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम कर लो, सैलरी बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं है। या तो कहीं सैलरी ना बढ़े या हर जगह बढ़े, मगर प्रधानमंत्री की इस बात में दम है कि सांसदों को अपनी सैलरी खुद नहीं बढ़ानी चाहिए, कोई कमेटी हो वो अलग से फैसला करे और तय करे। इस बीच सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन बढ़ाने के लिए बिल लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के बाद वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से थोड़ी ज्यादा हो गई है। थोड़ा वो संतुलन बनाने के लिए हमारे साथ रंजीत रंजन है, कांग्रेस सांसद हैं। रंजीत, हमारे दर्शकों को आप ये जागृत कीजिए कि क्यों आपकी सैलरी कम पड़ रही है और क्यों आपको एक सांसद के नाते अधिक सैलरी की जरूरत है। देखिए, अभी आप कह रहे थे तो मैं सुन रही थी कि लोकसभा में 482 सांसद करोड़पति हैं और लगभग 55 राज्यसभा में करोड़पति हैं, नए वाले। हाँ, देखिए, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या रीजन है कि ये जो करोड़पति और अरबपति सांसद है वही राज्यसभा और लोकसभा में आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आंसर भी इसी में है कि यही वजह है कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और आज जो सांसदों की सैलरी है कि एक गरीब सांसद जो जेन्युइनली जो गांव में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एज अ सोशल वर्क पॉलिटिक्स को लेना चाहता है, उनके लिए अब पॉलिटिक्स में आना, लोकसभा में आना, राज्यसभा का एमपी बनना, ये कोई छोटी बात या छुपी हुई बात नहीं है। नहीं, बहुत सारे राज्यसभा के रंजीत जी, देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन चुनाव का खर्चा महंगा हुआ, पार्टियां उद्योगपतियों की जेब में जाकर बैठ गई हैं, उनसे सैलरी, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ रही हैं। ये पहलू आप नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि क्यों चाहिए आपको ज्यादा सैलरी। मैं इसके बहाने, इस सवाल के बहाने मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक जाने कि एक सांसद के रूप में आप क्या काम करती हैं कि आपको ज्यादा सैलरी की जरूरत है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि आपको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, फोन से लेकर हवाई जहाज तक। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सांसद को जो सैलरी मिलती है इस बार जो 2010 में बढ़ी 1,09,000 है, जिसमें 50,000 आपकी सैलरी होती है, बाकी आपके भत्ते वगैरह होते हैं, टीएडीए होता है, प्लस आपको 34 प्लेन की टिकटें मिलती हैं, टेलीफोन 1.5 लाख के करीब साल का मिलता है, आपको साल का मिलता है, और प्लस आपको रेसिडेंस मिलता है दिल्ली में। अच्छा, ये तो हो गई जो आप लोगों को दिखता है। हम पार्लियामेंट जाते हैं, फिर क्षेत्र जाते हैं, फिर आपका दिल्ली में आपको घर मिलता है, पार्लियामेंट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां आपका घर नहीं होता है, आपको एक गाड़ी का भत्ता मिलता है। जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप जैसे मैं ही जाती हूँ, यहाँ से बागडोगरा जाती हूँ, बागडोगरा से 3.5 घंटे में अपने क्षेत्र पहुंचती हूँ, वहां से फिर मेरा जो एरिया है लगभग 250 किलोमीटर के रेशियो में है, उसमें मैं विजिट करती हूँ। जो हम लोग का माहौल है उस पर आप एक गाड़ी से नहीं चल सकते, एटलीस्ट आपको 2 गाड़ी चाहिए, तो वहीं पर आपका सीधा जो खर्च है डबल हो जाता है। फिर अगर आप मिनिमम 50 लोगों को भी अपने घर में चाय पिलाते हैं, 3 रुपए 5 रुपए आपकी चाय होगी। बिहार में तो क्या जाते हैं कि एमपी के घर के लिए चाय नहीं पूछ लिए, तो चाय के साथ आपको एक बिस्किट भी देना है। प्लस बहुत सारे ऐसे, मैं रवीश जी आपको कहूंगी कि आप दिल्ली मेरे घर पर आइए कभी, 250 पेशेंट हमारे घर में रहते हैं, हम लोग उनके इलाज के लिए भेजते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि वो जमीन बेच के, ज्वेलरी बेच के आते हैं, तब भी इलाज नहीं करा पा रहे होते हैं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको वो एक नजर से देख रहे होते हैं, आशा भरी कि आप 5,000 रुपए की मदद करेंगे। आप सपोज कीजिए, रंजीत जी मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ आपको, माफ कीजिएगा। ये आप सांसद लोग मिलके, ये जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरे देश भर में और केंद्र में, उनको पकड़ के बोलते क्यों नहीं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक कीजिए। आपके घर जो आ रहे हैं, ये आप लोगों की भी फेलियर है कि आप उन अस्पतालों की स्थिति बेहतर नहीं करा रही हैं, तभी वो आपके संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति उतनी यात्रा करके आपके लॉन में आके पड़ा हुआ है। वो खुशी से तो नहीं पड़ा हुआ है। तो आप लोग प्रायोरिटी पे सारे अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन आप लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आपकी सरकार में भी, इनकी सरकार में भी। तो कुछ बुनियादी समस्याओं के जिम्मेदार आप लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी आगे बताइए, क्यों चाहिए सैलरी? रवीश जी आपके कहने का क्या मतलब है कि हम सैलरी ना बढ़ाएं, फिलहाल हम पहले मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उसको ठीक करें? आपके कहने का ये मतलब? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि क्यों बोझ आया आपके ऊपर। दोनों रवि साहब, दोनों 2 पहलू हैं।
शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने सप्लीमेंट्री में ये उठाया था, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो हमारा करप्शन, जो मिली भगत, जो पीएससी की हालत, जो सदर अस्पताल की हालत, एक तरफ एमपी को आप चेयरमैन बनाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन का, दूसरी तरफ मैं खुद जाके निरीक्षण करती हूं और देखा जाता है कि डॉक्टर सरेआम दवाई नहीं दे रहे हैं, दवाई है, बोला जा रहा है कि प्राइवेट जो क्लिनिक है उससे जाके लो। हम लोग मिनिस्टर्स को एज अ चेयरमैन लिखते हैं, मिनिस्टर का क्वेश्चन आर में ये जवाब है कि ये स्टेट मैटर है, तो वाई वी आर चेयरमैन? तो ये आप सिर्फ सांसद को, ये पूरी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इस बात को हम लोग बिल्कुल सही तरीके से मानने के लिए तैयार है। इसीलिए बोल रही हूं कि करप्शन को अगर कम करना है तो डॉक्टर की सैलरी, टीचर्स की सैलरी, हम लोग की सैलरी, इवन मुखिया की सैलरी, आप मानदेय देते हैं 1200 और एक मुखिया 15 से 20 लाख में जीत के आता है, इसको कोई दरकिनार नहीं करेगा। जो सिनेरियो हम लोग का चल रहा है उसमें मैं कहूं कि मैं साधु हूं तो मैं वो नहीं करती, मैं ओपनली बोलती हूं कि जो चल रहा है उसमें निश्चित तौर से अगर करप्शन को कम करना है तो एमपी की सैलरी बढ़नी चाहिए, ताकि वो एमपी भी आ सके जो ये तय कर सके कि हम इतने में गुजारा कर सकेंगे और लोगों को भी। रंजीत जी, अब मैं जानना चाहता हूं कि वो ठीक है, जनसंपर्क का कार्य और जनसेवा का कार्य तो है, पर जो विधायी का, लेजिस्लेशन का जो आप काम करती हैं, उसके लिए क्या आपको पर्याप्त सुविधा मिलती है? उसके लिए क्या सपोर्ट की जरूरत है? हम ये जानना चाहते हैं। कई दर्शक लोग समझता है कि दिन भर आप लोग मीटिंग सीटिंग ही करते रहते हैं, कोई लेजिस्लेशन का, नीति निर्माण का काम नहीं करती हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से आप लोग पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से मुद्दे टीवी में दिखाते हैं। मैं आपके चैनल और आपके सब्जेक्ट की मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। अफसोस है, अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी बारी हम लोग चैनल में बैठे होते हैं तो बोला जाता है कि भाई अमीर जी के चैनल में थी, मैं एक बार जी में थी, तो बोला है कि नहीं 10 दिन आप लोगों ने काम किया, आप पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं। एक तो रवि साहब, हम लोग अगर वेल पे जाते हैं तो वो शोर नहीं होता है। एज अ ऑपोजिशन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब रूलिंग पार्टी और एरोगेंस होते हुए हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो लोकतंत्र में एक ही साधन है कि हम वहां पर जाएं और अपनी बात को जोर शोर से रखें और मीडिया के माध्यम से पब्लिक को दिखा सके। बहुत उन्होंने पूछा, आपसे शोर मचा रहे थे, मैंने प्रश्न किया, आपने मेरा शोर तो देखा, वेल पे खड़े देखा, क्या आपको ये मालूम है कि उस शोर के बीच में भी हम लोगों ने 377 डाला, 08 डाला, सबमिशन डाला, सप्लीमेंट्री भी डाली, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल डाले, बहुत सारे ऐसे काम के साथ साथ जैसे ही शुक्रवार होता है हम लोग को क्षेत्र जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, हम लोग ऐसे एरिया से आते हैं कि बहुत सारे लोग टीवी नहीं देख रहे होते कि हम लोकसभा में उनके लिए क्या लड़ रहे हैं। उनका ये होता है कि हमारे घर आए कि नहीं, हमारे घर चाय पी कि नहीं, हमारे यहाँ हमारा चाचा की डेथ हो गई तो एमपी वहां पहुंचा कि नहीं, हमारे वर्कर के यहाँ अगर सपोज मिनिमम 400 वर्कर भी हैं, मेरे क्षेत्र में 14 ब्लॉक है, तो 400 वर्कर की उम्मीद रहती है कि मेरे घर में अगर मेरी बेटी की शादी है तो मेरे आप जाएंगे और लिफाफे में 500 रुपए हम उनको मत देते हैं। रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और दिन मैं आपसे इस लेजिस्लेशन वाले काम के मसले पर बात करूंगा। अभी आपने पूरा जवाब नहीं दिया और मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, समय कम है, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एक एमपी के व्यवहारिक चुनौतियां क्या होती हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक ईमानदारी से ही बता रही थी कि क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्होंने खुद को साधु नहीं कहा। ब्रेक के बाद हम चलेंगे डॉक्टरों के बारे में, जिनकी सैलरी तो ठीक होती है मगर वो करते क्या हैं, जरा ब्रेक के बाद बताएंगे। मुंबई के सबसे नामचीन अस्पतालों में से एक हीरानंदानी अस्पताल में अवैध तौर पर किडनी की खरीद फरोख्त के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में डोनर और बिचौलिया समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 डॉक्टर भी हैं। इन्हें 13 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या शहर के और भी डॉक्टर या अस्पताल इस किडनी रैकेट में शामिल हैं। डॉक्टर, डोनर, मरीज, बिचौलिया, किडनी रैकेट में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें हीरानंदानी अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुजीत चटर्जी भी शामिल हैं।
डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने हीरानंदानी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मरीजों और किडनी बेचने वालों की सांठ-गांठ को भांप नहीं पाए या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो रिपोर्ट का अभ्यास करना हमारा शुरू है। इसमें जो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको वेरीफाई करना, डोनर पेशेंट इनको पर्सनली मिलना, उनके बारे में इंक्वायरी करना, ये काम सीओ का था। वो काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट में नाम आने के बाद उनको अरेस्ट किया है। आरोपियों में हीरानंदानी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर अनुराग नाइक, डॉक्टर मुकेश शेट्टी, डॉक्टर प्रकाश शेट्टी और डॉक्टर मुकेश शाह भी शामिल हैं। नेग्लिजेंस, फिर जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 12 और 21, इसके तहत जो प्रोसीजर लेट डाउन की है, जो प्रक्रिया उन्होंने करनी चाहिए थी वो नहीं की। इसके लिए उनके खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इन 5 डॉक्टर को पवई पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया है। अदालत में आरोपी डॉक्टरों की तरफ से दलील दी गई कि दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम अस्पताल की कमेटी का होता है। डॉक्टरों को इस मामले में नाहक ही पकड़ा गया है। इन डॉक्टरों ने लापरवाही नहीं बरती, लापरवाही उन डॉक्टरों ने बरती जो कि कमेटी के मेंबर थे, और इनमें से कोई भी एक आदमी किसी कमेटी का मेंबर नहीं था। आपको मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे एक पेशेंट, 2 आदमी वाइफ हस्बैंड पहुंचते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हो सकता है कि उनकी लापरवाही हो या जानकारी में हो या बेवकूफ़ी हो, लेकिन उन लोगों के बीच में हमारे जो डॉक्टर्स हैं आज की तारीख में, वो कोई उसमें नहीं है। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंग प्रत्यार्पण कानून 1994 के तहत मरीज का करीबी रिश्तेदार ही उसे अपनी किडनी दान दे सकता है, या फिर सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों में किडनी के लिए अर्जी दी जा सकती है। लेकिन उसकी वेटिंग लिस्ट लंबी होती है और नंबर आने में सालों लग जाते हैं, जबकि मरीज की हालत नाजुक होती जाती है। ऐसे में मरीज अपनी जान बचाने की कोशिश में दलालों का सहारा ले लेते हैं। मुंबई के पवई में हीरानंदानी ट्रस्ट के अस्पताल में 14 जुलाई को किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था। दलालों के चंगुल में फंसे एक किडनी दानदाता ने ही सामाजिक संस्था की मदद से ऐन उस वक्त पर छापा मारा था जब वहां किडनी ट्रांसप्लांट होने ही वाला था। मौके पर से ही पुलिस ने किडनी कांड के सरगना भेजेंद्र बिसेन और मरीज की पत्नी बन किडनी बेचने आई महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जो डोनर आते सब गरीब परिवार से, जो रोज का 50-100 रुपए कमाने वाले गुजरात से, तो उसके हम रो रहे थे, तो उसको एक बर्दाश्त नहीं होता। तो उसने सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके हमारे पास आया, बोला 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे हीरानंदानी में किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली है। तो हमने अपनी टीम के साथ पूरी और पुलिस को इन्फॉर्म करके हमने रेड किया और रंगे हाथों डॉक्टर के साथ में किडनी रैकेट पकड़ा। मुंबई में किडनी के अब तक के इस सबसे बड़े रैकेट में कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें अस्पताल का मेडिकल सोशल वर्कर नीलेश कांबले डॉक्टरों और दलालों के बीच की कड़ी था। उसके कॉल डाटा रिकॉर्ड से डॉक्टरों के खिलाफ अहम सुराग मिले हैं। नीलेश के घर से 8 लाख की नकदी भी बरामद हुई थी। आरोप है कि किडनी रैकेट के इस गोरख धंधे से नीलेश पिछले 3 सालों में 30 लाख रुपए कमा चुका है। नीलेश पर मरीज और किडनी देने वालों के दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी थी। सरकार ने अब अस्पताल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइसेंस रद्द कर दिया है। जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, उनका भी लाइसेंस हमने कैंसिल किया है। तो हॉस्पिटल अभी जब तक हम नया परमिशन नहीं देंगे तो हीरानंदानी हॉस्पिटल अभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने तय किया है कि अंगदान से संबंधित फैसले लेने वाली कमेटी का पुनर्गठन होगा, जिसमें अब पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। मुंबई से प्रसाद काथे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।